वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कोई फोर्स वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स एक वेक्टर है जो कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। मान लो कि ये एक फोर्स वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आखिरकार ये 3i कैप 2j कैप और 4k कैप क्या है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये तो जानते ही हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये इस फोर्स का, हाँ ये जो चीज़ है ना, ये इस फोर्स का x कंपोनेंट है, ये इस फोर्स का y कंपोनेंट है और ये इस फोर्स का z कंपोनेंट है। एक बार फिर सुनिए, ये इस फोर्स का x कंपोनेंट है, ये इस फोर्स का y कंपोनेंट है और ये इसी फोर्स का z कंपोनेंट है। अब आखिरकार ये कंपोनेंट क्या चीज़ है, इसको हम लोगों को अलग से समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये फोर्स है, ये जो दिखाई पड़ा ना, ये फोर्स है और इस पर मैंने लाइट डाली और जब लाइट डाली तो एक्स एक्सिस पर जो शेडो बन रही है, दिखाई पड़ रही है, वो शेडो जो एक्स एक्सिस बन रही है, ये शेडो जो एक्स एक्सिस बन रही है, यही शेडो वेक्टर 3i कैप है, ठीक है ना, यही 3i कैप है। और अब y वाला देखो, अब हमने लाइट जब यहाँ से डाली तो ये जो शेडो दिखाई पड़ रही है, ये देखना ध्यान से, ये जो शेडो दिखाई पड़ रही है, यही शेडो 2j कैप है, ठीक है ना। इस शेडो को बोलो क्या बोलेंगे, यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, इस शेडो को बोलो क्या बोलोगे, 2j कैप, ओके। और जब मैंने लाइट यहाँ से डाली तो देखो z एक्सिस पर जो शेडो बन रही है वो है 4k कैप। वहाँ देखो कितना है, 4k कैप। ये देखिए, ये शेडो जो ये दिखाई पड़ रही है, ये शेडो, इस शेडो को हम बोलेंगे 4k कैप वेक्टर। एक बार रिवाइज करो, ये वेक्टर जो छाया बन रही है, शेडो बन रही है, वो क्या बताओ, वहाँ भी देखते जाओ, वो है 3i कैप। ये जो y एक्सिस पर जो छाया बन रही है, ये y एक्सिस पर जो छाया बन रही है ना, वो है 2j कैप और z एक्सिस पर जो छाया बन रही है, शेडो बन रही है, वो है 4k कैप। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी वेक्टर पर तीन तरफ से लाइट डाली जाए, पहले लाइट ऐसे डाली जाए कि उसकी छाया x एक्सिस पर बने, तो वो छाया मतलब वो शेडो जो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रही है, वो इस वेक्टर का x कंपोनेंट है। ये जो छाया y एक्सिस पर बन रही है, ये छाया, ये इस वेक्टर का, वो छाया जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, वो इस वेक्टर का y कंपोनेंट है, ये देखो। और ये छाया जो z एक्सिस पर बन रही है लाइट डालने के बाद, इस छाया को हम लोग कहेंगे इस वेक्टर का z कंपोनेंट, है ना। अब तुम ये कहोगे कि ये छाया जो शेडो है वो हिल क्यों रही है, वो इसलिए हिल रही है क्योंकि हम अपने हाथ को स्टेबल नहीं रख पा रहे और इसीलिए हाथ थोड़ा सा हिल रहा है, तो शेडो की लंबाई भी थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक्चुअल में जब मेरा हाथ बिल्कुल फिक्स होगा, ये टॉर्च लाइट बिल्कुल फिक्स होगी, तो इस छाया की लेंथ भी बिल्कुल फिक्स होगी। एक बार उस वेक्टर को देख लो, ये वेक्टर है f = 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। सभी जानते हैं कि ये बात सभी जानते हैं कि ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये इस वेक्टर का ये y कंपोनेंट है और ये इस वेक्टर का z कंपोनेंट है। और इन बातों को, इन कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पर शेडो के फॉर्म में कैसे समझेंगे, ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं। जब हमने टॉर्च लाइट यहाँ से डाली तो x एक्सिस पर बनने वाली शेडो को हम लोग कहेंगे 3i कैप। जो हमने टॉर्च की पोजीशन बदल दी और लाइट यहाँ से डाली तो y एक्सिस पर जो शेडो बन रही है, वो जो हिल रही है, उसे हिलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा हिलेगा तो वो छाया भी हिलेगी, उसे हम लोग कहेंगे इस वेक्टर का, इस वेक्टर का y कंपोनेंट। और जब हमने लाइट यहाँ से डाली तो वो जो ब्लैक शेडो z एक्सिस पर बनती हुई नज़र आ रही है, वो इस वेक्टर का z कंपोनेंट है। मतलब ये हुआ कि ये शेडो, वो जो शेडो है वो 3i कैप है, ये जो y एक्सिस पर शेडो बनेगी ये 2j कैप है और z एक्सिस पर ये जो शेडो बनेगी दैट विल बी 4k कैप। इस प्रकार से हम किसी वेक्टर के x छाया देखना, छाया को ही कहते हैं कंपोनेंट। इस तरीके से हम इस वेक्टर के x कंपोनेंट,
इस तरीके से हम इस वेक्टर के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग स्केलर्स और वेक्टर में डिफरेंस की बात करें। हर जगह लिखा हुआ है और सभी लोग कहते हैं, हम कोई नई बात बताने नहीं जा रहे हैं, हर जगह लिखा हुआ है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर कहते हैं। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी हो जाता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहते हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्केलर कहते हैं। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड पड़ती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर कहते हैं। लेकिन इन दो डेफिनेशंस के अलावा हमें कुछ और बातें भी और कुछ और डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। और वो डेफिनेशन ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सामान्य तरीके से ऐड की जा सकती हैं, सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं या मल्टीप्लाई की जा सकती हैं, नॉर्मली उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर कहते हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने या मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर के रूल्स की नीड होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। ज़रा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये है कि लेट टू स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, मान लीजिए एक मास है 3 kg का, ये स्केलर है, और दूसरा मास है 2 kg का, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और हमसे कहा गया कि इन दोनों का सम क्या होगा, तो हमने कहा 3 + 2 मतलब कि 5 होगा। अच्छा भाई, इनसे कहा गया कि इनका डिफरेंस क्या होगा, तो तुमने कहा कि 3 - 2 यानी कि 1 kg होगा, ठीक है। हमसे कहा गया इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट दोनों अलग अलग ब्रैकेट में लिखे हैं, मतलब प्रोडक्ट हो गया ना, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा 3 × 2 यानी कि 6 होगा kg का स्क्वायर, ठीक है ना। ये है स्केलर को जोड़ने, ये है स्केलर को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने और मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल, जिसमें कहीं कोई वेक्टर रूल शामिल नहीं है और इसीलिए मास को स्केलर कहा जाता है। नाउ अब हम बात करें वेक्टर्स की। लेट टू वेक्टर्स, माना कि दो वेक्टर्स, लेट टू वेक्टर्स आर, एक वेक्टर है F1 = 2 न्यूटन, चलिए अच्छा 3 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर है F2 = 2 न्यूटन, ठीक है ना। ये दो वेक्टर्स हैं, हमने यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड दिखाए हैं। F1 का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और F2 का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, और इनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखो, ये F1 है, ये F2 है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड 3 है, जबकि इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और माना कि इनके बीच का एंगल थीटा है, ओके। तो अगर हमसे कोई कहता है कि वैल्यू ऑफ F1 + F2 फाइंड करें, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करें, तो इसकी वैल्यू होगी √F1² + F2² + 2F1 F2 cos θ, मीन्स √3² + 2² + 2
F1 F2 cos थीटा, जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको ऐड करने के लिए मुझे वेक्टर रूल्स की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, वन बाय वन चीज़ों को समझते जाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम लोग समझेंगे और आगे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अगर हमसे कोई कहे कि वैल्यू ऑफ F1 माइनस F2 वेक्टर, F1 माइनस F2 की F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर की वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, आज का मकसद ये नहीं है। इस समय का मकसद तो ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कि स्केलर्स को हम किस प्रकार से सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि वेक्टर्स को हम लोग सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करने में उनके बीच के एंगल का भी इम्पॉर्टेंस होता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने में भी उनके बीच के एंगल का इम्पॉर्टेंस होता है। यानी कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो पड़ती है, साथ साथ उनके बीच के एंगल का भी बड़ा इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगर कोई हमसे कहता है कि वैल्यू ऑफ F1 डॉट F2 बताइए, यानी कि F1 और F2 का डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगा F1 F2 cos थीटा, F1 मतलब 3, F2 मतलब 2, देन cos थीटा मीन्स इट इज़ सिंपली 6 cos थीटा। ओके, अगर कोई हमसे कहता है कि F1 वैल्यू ऑफ F1 क्रॉस F2 बताइए, F1 क्रॉस F2 की वैल्यू बताइए। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। F1 क्रॉस F2 की वैल्यू बताए तो हम कहते हैं F1 F2 साइन थीटा, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, यानी कि 6 साइन थीटा। तो ये क्या हो रहा है भाई, जो हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया तो भी एंगल का इम्पोर्टेंस है, सब्ट्रैक्शन किया तो भी एंगल का इम्पोर्टेंस है, डॉट प्रोडक्ट किया तो भी एंगल, और क्रॉस प्रोडक्ट किया तो भी एंगल का इम्पोर्टेंस है। यानी कि ये वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और मास इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसको बहुत आराम से एक बार समझिए, स्केलर और वेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्केलर ऐसे ही ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जबकि वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई भी दो प्रकार का होता है, डॉट और क्रॉस। और ये चारों काम करने के लिए हमको उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके बीच के एंगल को भी बड़ा महत्व देना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ और बातें अभी इसी से रिलेटेड और बात करते हैं। देखिए, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं मान लीजिए, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो पैरेललोग्राम मेथड से इन दोनों का जो एडिशन होगा, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा, वो पैरेललोग्राम मेथड से अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर कहीं होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मिला देंगे, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। ओके, और इसी ए प्लस बी वेक्टर को हम लोग बोला करते थे कि ए प्लस बी की वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू मतलब मॉड, ए प्लस बी का मॉड अंडर रूट, यही बोलते थे ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, यही तो बोलते थे। और ये ए प्लस बी वेक्टर है क्योंकि ये ए और बी के पैरेललोग्राम को लेकर बनाया गया है, इसलिए ये ए प्लस बी वेक्टर है। और अगर हम बी को रिवर्स कर दें तो बी को रिवर्स करने से माइनस बी वेक्टर डिफाइन होगा, और वेक्टर ए
और वेक्टर माइनस बी को लेकर अगर हम पैरेललोग्राम डेवलप करेंगे तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल दिस विल बी a माइनस बी वैक्टर, दिस वैक्टर विल बी a माइनस बी वैक्टर। और इसके बारे में भी तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, a माइनस बी वैक्टर की वैल्यू मतलब मॉड, जो हमने पिछले बोर्ड में लिखा हुआ था कि वैल्यू ऑफ a माइनस बी या वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो वैल्यू का मतलब ही होता है मॉड वैल्यू, मॉड, ठीक है ना। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बहुत ही बेसिक बातें बता रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। ये बेसिक बातें क्लियर करते जाओगे तो आगे के लिए आसानी होती चली जाएगी। अब हम एक बात ये कहते हैं कि अगर मान लो वेक्टर a और वेक्टर b का मॉड यानी मान सेम हो और ये सेम मान माना कि k हो, ठीक है ना। ये देखो लेट k लिखा हुआ है, a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि जैसे ये भी 5 हो और ये भी 5 हो, ओके, इन दोनों का मॉड सेम हो, तो ऐसे में तो अब a प्लस बी की वैल्यू मतलब मॉड, बार बार कहते जा रहे हैं, टर्म्स को सुनो ध्यान से, a प्लस बी की वैल्यू मतलब मॉड विल बी इक्वल टू अंडर रूट a का मॉड भी k है, b का मॉड भी k है, तो k स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, दिस बिकम अंडर रूट 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर cos थीटा। फाइनली वी कैन मेक सम मोर कैलकुलेशंस, दैट इज 2k स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस cos थीटा, दिस इज सिंपली अंडर रूट 2k स्क्वायर 1 प्लस 1 को कैंसिल कराने के लिए इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1 से 1 हम कट कर पा रहे हैं, और कट करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ 2 का रूट 4k का k स्क्वायर का k और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का cos थीटा बाई 2। ये हमारा फाइनल शॉर्ट रिज़ल्ट है। यानी अगर a और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, माना कि वो k हो, ये इसका मॉड भी k हो, इसका मॉड भी k हो, तो इनके सम का मॉड, ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, इनके सम का मॉड दैट विल बी 2k cos थीटा बाई 2। इसी तरीके से हम इनके डिफरेंस का मॉड मतलब वैल्यू पता करना चाहते हैं, जैसे हमने सम की वैल्यू को पता किया, उसी प्रकार से डिफरेंस की वैल्यू को पता करना चाहते हैं, तो अंडर रूट k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k cos थीटा, दैट इज अंडर रूट 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर cos थीटा। कुछ और हल्का से कैलकुलेशन कर लिए जाएं, 2k स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 माइनस cos थीटा, और अब 1 कैन बी रिमूव्ड बाय द फार्मूला 1 माइनस, और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। cos थीटा को रिप्लेस करने के दो मेथड होते हैं, पहला मेथड 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या दूसरा मेथड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस मूवमेंट से हमने 1 से 1 को कैंसिल करा दिया, और 2 का रूट 2 आ गया, k स्क्वायर का k आ गया, और ये साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस का मॉड भी सीख लिया। तो सम का मॉड ये होगा, डिफरेंस का मॉड ये होगा, फार्मूले बताते जा रहे हैं। अब फिर तुम कहोगे दो बार सम का मॉड क्यों बता रहे हैं? अरे भाई, ये सम का मॉड तब जब a और b के मॉड डिफरेंट हैं, और ये सम का मॉड तब जब a और b के मॉड सेम है, ठीक है ना। ये डिफरेंस का है, मॉड का जनरल फार्मूला, डिफरेंस की वैल्यू, ये देखिए डिफरेंस की वैल्यू का जनरल फार्मूला, और ये डिफरेंस की वैल्यू का फार्मूला केवल तब जब a और b के मॉड सेम हो, और a का मॉड भी k हो और b का मॉड भी k हो, ठीक है।
आइए थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी देखते हैं। कम टाइम में बेसिक बातें बताई जा सकती हैं और कुछ ऐसी बातें जो न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं और हमसे कहा गया कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी ए का मॉड बी का मॉड और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं, ए का मॉड ए बी का मॉड बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है। मान लीजिए ए का मॉड 3 होता और बी का मॉड 2 होता। ए का मॉड 3 होता, ये देखिए 3 लिखा हुआ है, ये बी का मॉड 2 होता तो हम लिखते 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, दैट इज़ 6 कॉस थीटा, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर ए और बी आई जे के फॉर्म में दिए होते, जैसे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और तब हमको इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता। इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो i से i वाले को डॉट करेंगे तो 8 आ गया, दिस इज़ 1। j से j वाले को क्रॉस करेंगे तो 2 आ गया, और k से k वाले को क्रॉस करेंगे तो -3 आ गया। इस प्रकार से 10 - 3 मतलब 7 आ गया। ओके, तो तुम कहोगे कि ये डॉट करने के दो मेथड कैसे? जी हाँ, वेक्टर में हर चीज़ के दो मेथड होते हैं। वेक्टर में हर चीज़ के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड मॉड एंगल मेथड और दूसरा आई जे के मेथड। अगर मॉड एंगल मेथड लगाना है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड और उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अगर ए आई जे के में और बी आई जे के में दिया होगा तो हम ए डॉट बी निकालने के लिए आई को आई वाले से, जे को जे वाले से और के को के वाले से मल्टीप्लाई करके नंबर बनाएंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से क्रॉस की बात भी यहाँ पे कर ली जाए थोड़ी सी। क्रॉस प्रोडक्ट की बात भी थोड़ी सी कर ली जाए। मान लीजिए कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं और हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना है और उसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी दैट विल बी ए बी साइन थीटा। ये है वैल्यू, यानी कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा। नो ए बी क्रॉस कॉस थीटा, इट इज सिंपली ए बी साइन थीटा। नाउ ये तो पहली बात हो गई। अगर ए और बी इस की तरह आई जे के में दिए हुए हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, जैसा एग्जांपल पहले लिया, बिल्कुल सेम एग्जांपल दोबारा ले लिया हमने। और हमसे कहा गया कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि आई कैप लिख के आई वाले को छिपा लेंगे, ठीक है ना। आई कैप लिखेंगे और आई वाले को छिपा लेंगे और जो दो बचेंगे उनमें ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 फिर नीचे से ऊपर -6। ओके, -1 -6। ओके, अब अगला स्टेप -j कैप लिखकर, नो जे कैप नहीं, -j कैप लिखकर जे वाले को छिपा लेंगे मतलब हाइड कर लेंगे। तो जब जे वाले को हाइड कर लिया फिर वही काम ऊपर से नीचे, मतलब -2 मल्टीप्लाई करो भाई, -2 फिर नीचे से ऊपर -12, ठीक है ना, -2 -12। और थर्ड स्टेप प्लस के कैप लिख कर के वाले को छुपा लेंगे, के कैप लिख कर के वाले को छुपा लेंगे, छुपा लिया। चलो फिर ऊपर से नीचे, यानी कि 2 × 2 मतलब 4 -
नीचे से ऊपर 4 इंटू 1 यानी कि 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रिज़ल्ट आया -7 आई कैप एंड -14 माइनस प्लस 14 जे कैप, और के वाला बाई चांस इस एग्जांपल में कैंसिल हो गया, हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए भी दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डॉट करने के लिए भी दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और एक बार हम ये बात फिर से रिपीट करते हैं कि वेक्टर में हर काम को करने के दो मेथड होते हैं। पहला मॉड एंगल मेथड, जैसे हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी थी तो हमने मॉड एंगल मेथड लगाना था तो वो लगा दिया। अगर मॉड एंगल पता है तो ये मेथड लगाएंगे, और अगर आई जे के में पता है तो आई जे के वाले मेथड को लगाएंगे। अगर हमें आई जे के मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे बताओ, आई कैप लिखकर आई वाले को छुपा लेंगे, आई वाले को छुपा लेंगे, फिर ऊपर से नीचे यानी कि 1 इंटू -1 -6, ओके। फिर माइनस जे कैप लिख के जे वाले टर्म को छुपा लेंगे, फिर ऊपर से नीचे जे वाले को लिख के जे वाले को छिपा लो, ठीक है ना। ऊपर से नीचे -2, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3 -12। अब के कैप लिख के वाले को छुपा लेंगे, छुपा लिया। अब फिर से वही काम, ऊपर से नीचे यानी कि 4 माइनस नीचे से ऊपर यानी कि 4, ये कैंसिल हो गया बाय चांस और ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, थोड़ी सी बातें इन्हीं सब के बारे में और बता दें। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करना है, मान लीजिए किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब हुआ उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसी के साथ डॉट, और ए डॉट ए मतलब क्या हुआ, ए का मॉड और उनके बीच का एंगल 0 हो गया, बिकॉज ए और ए दोनों सेम वेक्टर है, और अगर सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। दैट विल बी ए स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। मान लो कि एक फोर्स वेक्टर एफ है जिसका मॉड 10 है, 10 न्यूटन, ठीक है ना, और हमें इस फोर्स का स्क्वायर करना है, तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होने की वजह से 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर मीन्स 100, ठीक है ना। दो वेक्टर्स के सम का डायग्राम तुम्हें पता है क्या? ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं, हमने सिर्फ इनके मॉड शो किए हैं। वेक्टर शो करना है तो ऊपर वेक्टर लगा देंगे, एरो लगा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। अभी ये इसका मॉड है और उनके बीच का एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम मेथड से इनका रिजल्टेंट लिखा जाए, इनका रिजल्टेंट अगर शो किया जाए तो वो यहाँ पर आएगा। पैरेललोग्राम मेथड का मतलब है ए के पैरेलल ये लाइन, बी के पैरेलल ये लाइन, जहाँ कट करे वहाँ से मिला दो। तो ये जो वेक्टर नज़र आता है दैट इज सिंपली कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और बी से कितना एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने के फॉर्मूले पता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अगर निकालना है तो हम यहाँ से, अच्छा अगर ये बी है तो ये वेक्टर भी बी होगा, ओके, और ये एक परपेंडिकुलर है, ये देखिए। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सो बी का ये कंपोनेंट, ये वाला, दैट विल बी बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी बी साइन थीटा। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल बीटा निकालना हो तो tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा से निकाला जा सकता है।
कहने का मतलब ये हुआ कि ये ए था और ये बी था, ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा था, इन दोनों का रिजल्टेंट आर था, और ये आर ए के साथ एंगल अल्फ़ा और ये आर बी के साथ एंगल बीटा बनाए। तो अगर अल्फ़ा निकालना है तो टेन अल्फ़ा निकालने के लिए शुरुआत बी से करेंगे, और टेन बीटा निकालना है तो शुरुआत ए से करेंगे, उल्टी शुरुआत करेंगे। चलो बताओ, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इन चीज़ों के साथ साथ इसको हटा दे, ये तो हमने डेरिवेशन के लिए बताया था, ठीक है ना। इन चीज़ों के साथ साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्टेंट हमेशा ए और बी में से, ए और बी का रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले की ओर झुका रहेगा। तो अगर ए और बी में से ए बड़ा है, अगर ए और बी में से ए का मॉड बड़ा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुकेगा, और जब ए की तरफ झुकेगा तो अल्फ़ा बीटा से कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से चलो अच्छा लिख देते हैं, पॉइंट वाइज लिखते चले जा रहे हैं। अगर ए का मॉड बी के मॉड से बड़ा है तो अल्फ़ा, उल्टा काम, अल्फ़ा बीटा से छोटा होगा, ठीक है ना। अगर बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो अगर बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है, मतलब अगर ये बड़ा है तो रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ चला जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले की तरफ जाता है, और अगर रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ चला जाएगा तो बीटा अल्फ़ा से छोटा हो जाएगा। और अगर ए का मॉड बी के मॉड के बिल्कुल बराबर है तो रिजल्टेंट ना ए की तरफ आएगा ना बी की तरफ आएगा, बल्कि दोनों के बीच में रहेगा। मतलब इस कंडीशन में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा, और ये दोनों थीटा बाई टू होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी ध्यान रखना है। इन सारी बातों के अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। इस बात को भी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स में ये बात काम आती है। मेरे कहने का मतलब ये है, ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। ओके, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें कि अगर थ्री वेक्टर्स ए बी और सी किसी ट्रायंगल को में लगे हुए हैं, ठीक है ना, और ये एंगल, मान लो ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 और ये एंगल थीटा 3 है, तो एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई साइड और उसके सामने का एंगल, यानी कि ए अपॉन साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन थीटा 3। ये रूल भी अच्छे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आज हमने कुछ बातें बता दी हैं। ए और बी का रिजल्टेंट आर, ठीक है ना, ए और बी के बीच का एंगल थीटा और इनका रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट बी के साथ जो एंगल बनाएगा, साथ ही साथ अल्फ़ा बीटा थीटा में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। साथ ही साथ एक ट्रायंगल में अगर तीन साइड ए बी और सी हों, ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल रूल होता है जो क्या है, कोई भी साइड की लेंथ और उसके सामने के एंगल के साइन का रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी कि ए अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन थीटा 3, ठीक है। पॉलीगन के एरिया कैलकुलेट का तरीका भी देखिए जल्दी से। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स ए और बी, दो साइड्स की लेंथ ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे, उसका मॉड लोगे और जो आएगा उसका हाफ कर दोगे। ए क्रॉस बी तो कर लोगे, ए क्रॉस बी करने का तरीका बता चुके थे ना। ए क्रॉस बी कर लोगे, जो आएगा उसका मॉड ले लोगे और जो आएगा उसको हाफ कर दोगे, ठीक है। अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड्स ए और बी हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, ये देखिए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है, यानी कि
अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए तुम ए क्रॉस बी करोगे, उसका मॉड लोगे, बस इतना ही काम करोगे। ए क्रॉस बी करोगे और मॉड ले लोगे, मॉड तो ले ही लोगे, मॉड तो लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। और मान लो कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल, मान लो इस तरीके का है, ये यहाँ गया और ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, और इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स अगर दिए हों, जैसे ये फर्स्ट डायगोनल, ये एक डायगोनल D1 और ये सेकेंड डायगोनल D2, अगर D1 और D2 क्वेश्चन में दिए हों वेक्टोरियल फॉर्म में, तो इसका एरिया निकालने के लिए D1 और D2 का क्रॉस करोगे, दोनों डायगोनल्स का क्रॉस करोगे, जो आएगा उसका मॉड ले लोगे और बाई 2 कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, एरिया निकालने के तरीके क्लियर हो गए हैं। वैसे तो एरिया निकालने के कुछ और फार्मूले भी हम लोग नोट्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो 3 ज़रूरी चीज़ें थी वो डिस्कस कर दी। ट्रायंगल का एरिया ए क्रॉस बी करो, मॉड लो, हाफ करो। पैरेललोग्राम का एरिया जिसमें ए और बी साइड्स दी हुई हैं तो ए क्रॉस बी करो, बस मॉड ले लो और कुछ मत करो। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सिस्टम है तो उसमें दोनों डायगोनल्स D1 और D2 का क्रॉस करो, जो आए उसका मॉड लो और मॉड लेने के बाद हाफ करो। ठीक है, एक बात यहीं पे तुम्हें और बता दें कि किसी भी एक वेक्टर का बाकी सबसे रिलेशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर A, ये दूसरा वेक्टर B, ये तीसरा वेक्टर C और ये फोर्थ वेक्टर D है। ये 4 वेक्टर हैं और हमें A वेक्टर का बाकी तीनों से रिलेशन लिखना है। तो जिस वेक्टर को हमें लिखना है, मान लीजिए हमको A वेक्टर को लिखना है, ठीक है ना, तो हम A के टेल से चलेंगे और घूमकर हेड तक आएंगे। जो वेक्टर उसी डायरेक्शन में दिखेंगे उनको पॉजिटिव साइन के साथ, और जो उसके उल्टे दिखेंगे उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम A के टेल से चले तो B उसी डायरेक्शन में आया, C भी उसी डायरेक्शन में आया और D भी उसी डायरेक्शन में आया, तो ये हो गया A = B + C + D। ओके, मान लो कि हमको D लिखना है तो हम D के टेल से जाना, हेड से नहीं चलेंगे। हमने बार बार कहा ना कि अगर इन 4 में से या कई वेक्टर्स हों और उनका आपस में रिलेशन निकालना हो तो एक के टेल से चलेंगे और घूमकर हेड तक जाएंगे। तो क्योंकि हमें D का बाकी सबसे रिलेशन निकालना है तो D के टेल से चलेंगे और घूमते हुए उसके हेड तक आएंगे। तो जब D के टेल से चले तो C का अपोजिट चले, यानी कि -C लिखेंगे। फिर B के भी अपोजिट चले तो -B लिखेंगे, लेकिन A की डायरेक्शन में चले इसलिए प्लस का A लिखेंगे। मीन्स द आंसर विल बी D = -C -B + A। ठीक है ना, तो ये किसी भी पॉलीगन में जिसके कई साइड्स वेक्टर्स दिए हों, किसी एक वेक्टर का बाकी सबसे रिलेशन निकालना हो, तो जिसका रिलेशन हमें लिखना हो उसके टेल से चलेंगे और घूमकर हेड तक पहुंचेंगे। जो वेक्टर हमारे अपोजिट मिलते जाएंगे उनको माइनस साइन के साथ, और जो वेक्टर हमारी डायरेक्शन में हमको मिलते जाएंगे उनको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। एक पॉइंट और समझिए कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी u की डायरेक्शन में हो तो उसका एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, और जब एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तब फाइनल वेलोसिटी v = u + at या डिस्प्लेसमेंट s = ut + ½ at² जैसी इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है। ये बात पता है। अगर कभी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ हो और फोर्स उसके अगेंस्ट आ जाए तो एक्सीलरेशन भी उसके अगेंस्ट आ जाता है। और ऐसा एक्सीलरेशन नहीं बल्कि ये बॉडी है, ऐसा एक्सीलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन का काम करता है, बॉडी को रिटार्ड करता है। इसलिए बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होती है
और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब वो बात जिसमें काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, और वो बात ये है कि ये बॉडी है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देखिए इधर है, और बॉडी पर लगने वाला फोर्स मान लीजिए इधर है, और फोर्स अगर इधर लगेगा तो एक्सीलरेशन भी इधर होगा, क्योंकि इस बार एक्सीलरेशन वेलोसिटी की सीध में नहीं है बल्कि उनके बीच कुछ एंगल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है बिटवीन वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 0 है, तो हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 180 है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 0 या 180 नहीं बल्कि कुछ और होगा, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, तब हमारा क्वेश्चन यहाँ और यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। तब हमें वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि वेक्टर इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू यू टी वेक्टर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में। एंड थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये भी वेक्टोरियल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में थर्ड इक्वेशन तो खैर बहुत कम ही यूज़ होती है, मेन यूज़ हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का होता है। और ये वेक्टोरियल वाली इक्वेशन तब यूज़ की जाती हैं जब एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग ना हो। अलोंग ना हो मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 ना हो और 180 ना हो। अगर एंगल 0 है तो इक्वेशन सिंपली प्लस से सॉल्व हो जाती है, अगर 180 हो तो इक्वेशन सिंपली माइनस करके सॉल्व हो जाती है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 0 या 180 के अलावा कुछ और है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, और तब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टोरियल फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो यहीं पे एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है और वो 2 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट डायरेक्शन में, और एक फोर्स बॉडी पर लगने लगता है नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है ना। और बॉडी का मास है 2 kg, ओके। बॉडी का मास 2 kg है, तो हमारा क्वेश्चन है कि बताइए 20 सेकेंड बाद बॉडी की स्पीड क्या होगी। बॉडी पर लगने वाला फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट है और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि 2i कैप होगा, ठीक है ना, और एक्सीलरेशन जो कि फोर्स पर यूनिट मास है, तो फोर्स है 10j कैप और मास है 2 यानी कि 5j कैप। नाउ फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। u वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप एंड a वेक्टर इज इक्वल टू 5j कैप, और टाइम इज़ 20 सेकेंड, या चलिए अच्छा टाइम 10 सेकेंड ले लेते हैं, 10 सेकेंड। और ये v हमने कब लिखा है पता है ना, v हमने लिखा है आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो मैंने u ले लिया और a ले लिया और t ले लिया, वेक्टर फॉर्म में ले लिया। तो v गेट 2i कैप प्लस 50j कैप, ओके। तो 10 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ चुकी है, और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए ध्यान से, v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर यानी कि 2500 एंड 4 यानी कि 2504 रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ज़रा ये देखिए कि शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करने के लिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ये एक रिवर है, ये उसकी विड्थ है, एक स्विमर ए से चलकर
बी पर पहुंचना चाहता है। रिवर की विथ ही शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर होती है, पता है ना। ये रिवर की विथ W है। चलिए, ये रिवर की वेलोसिटी को हम लोग V कहते हैं, या आप जो नोटेशन देना चाहें वो दे दीजिए। हम फिलहाल रिवर की वेलोसिटी को V कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि स्विमर को A से तैर कर B पर पहुंचना है, मतलब A से स्टार्ट करना है, B पे पहुंचना है। तो अगर उससे A से B पे पहुंचना है तो उसे थोड़ा सा अपोजिट स्विम करना पड़ेगा। अपोजिट स्विम करने का रीज़न ये है कि जब वो अपोजिट स्विम करेगा तो नदी का बहाव उसको थोड़ा आगे की ओर ले जाएगा। तो U से V जब ओवरलैप होगा और रिजल्टेंट जब यहाँ बनेगा, ये बनेगा V रिजल्टेंट, और जब V रिजल्टेंट इसके ऊपर बनेगा तो स्विमर B पे पहुँचेगा, ठीक है ना। यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करने के लिए उसको रिवर की वेलोसिटी के थोड़ा सा अपोजिट तैरना पड़ेगा, कुछ एंगल लेकर चलना पड़ेगा। और ये एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल निकालने का तरीका है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि V/U। ये रिवर की वेलोसिटी है और ये स्विमर की वेलोसिटी है, ठीक है ना। और ये स्विमर और रिवर की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो एंगल इस तरीके से निकल जाएगा। मान लो कि ये 2 मीटर पर सेकेंड होता, और ये मान लो हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड होता, तो ये 2/4 बनता, और 2/4 मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब थीटा इज इक्वल टू बनता 30 डिग्री। तो शॉर्टेस्ट पाथ में नदी पार करने के लिए उसको लाइन AB से 30 डिग्री पर तैरना पड़ता। और कोई अगर कहता कि डाउन स्ट्रीम से कितने डिग्री पर, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी के बहाव से 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री पर, और अप स्ट्रीम से यानी कि नदी के बहाव के अपोजिट से कितने डिग्री पर, तो ये 30 और ये पूरा 90। तो 90 से तुम 30 हटा दो तो ये बचा 60, यानी कि अप स्ट्रीम से 60 डिग्री पे तैरना शुरू करना पड़ता। मान लो कि एग्ज़ाम्पल के लिए ये ईस्ट होता और ये वेस्ट होता और ये नॉर्थ एंड होता और ये एंड साउथ होता, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आता, तो हम क्या कहते हैं बताओ। 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, कहाँ से, नॉर्थ से, कहाँ से, नॉर्थ से, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, कहाँ से, नॉर्थ से, ओके। 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ, इस तरीके से आंसर करेंगे। चलो, रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जाती है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर पाइथागोरस से देखें तो √U² - V² आएगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्री से देखें तो ये U cos थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले सही हैं, √U² - V² या फिर U cos थीटा। तो अब हम ये देखें कि नदी को पार करने में उससे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि नदी की चौड़ाई W ले लो और रिजल्टेंट वेलोसिटी ले लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी ले लो W/V रिजल्टेंट। W क्वेश्चन में दिया होगा, V रिजल्टेंट तुम फाइंड कर चुके होगे, दोनों को डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर क्रॉस करने का फंडा है। एक बार और तय कर लीजिए, अगर आपको शॉर्टेस्ट नदी अगर ऐसे बह रही है, ये ऐसे रिवर फ्लो कर रही है और शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर क्रॉस करना है, तो हमें नदी के बहाव के थोड़ा सा अपोजिट एंगल बना के तैरना पड़ेगा। और वो एंगल निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू V/U की हेल्प ली जा सकती है। अगर V2 और U की वैल्यू 4 दी हो तो ये 1/2 आएगा, जो कि 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ आएगा। इस डायग्राम में ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये हो गया 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ। रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जाए तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है √U² - V², और ट्रिग्नोमेट्री कहती है U का ये कंपोनेंट यानी कि U cos थीटा। और अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगर रिवर की चौड़ाई लोगे, W लोगे, तो वेलोसिटी में ना U लोगे ना V लोगे, बल्कि इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे। सो टाइम इज इक्वल टू W/V रिजल्टेंट, एंड V रिजल्टेंट की वैल्यू
जो तुम पहले निकाल चुके हो, या तो ये या फिर ये, जो भी हो, रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर क्रॉस करने का फंडा है। और अब हम लोग ये भी सीखेंगे कि शॉर्टेस्ट टाइम से रिवर को कैसे क्रॉस किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये भी देखें कि शॉर्टेस्ट टाइम में नदी पार करने के लिए कौन से रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि एक पर्सन पॉइंट ए पर है और पॉइंट्स ए से बी तक रिवर क्रॉस करने के लिए वो अपने को इस तरफ ड्रिफ्ट करता है और रिवर की वेलोसिटी v से ओवरलैप करके रिजल्टेंट यहाँ बनता है और वो ए से बी तक पहुँच जाता है। ये लास्ट आर्टिकल था, ये एंगल थीटा था और नदी की चौड़ाई w थी। तो टाइम का फार्मूला था W/v रिजल्टेंट, और v रिजल्टेंट का मतलब था u cos थीटा। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि रिवर क्रॉस करने में टाइम कम से कम लगे या मिनिमम लगे, तो टाइम मिनिमम होने के लिए हम रिवर की चौड़ाई में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अपनी तैरने की कैपेसिटी में भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ एंगल पर ही कुछ करना हो चाहिए। तो यानी कि cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। टाइम के मिनिमम होने के लिए cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। cos थीटा के मैक्सिमम होने का मतलब हो गया 1, सो थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। और थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो एंगल तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा है वो एंगल होना ही नहीं चाहिए, और वो एंगल ना होने का मतलब है कि रिवर की स्विमर को लाइन AB पर ही स्विम करना चाहिए। तो ये स्विमर का डायरेक्शन है तैरने का और ये रिवर का फ्लो है, ये देखिए। और इन दोनों से मिलकर U और V से मिलकर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी डिफाइन होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी की इस वैल्यू की वजह से ये स्विमर सामने वाले पॉइंट B नहीं बल्कि B' तक पहुंचेगा, और दूसरे किनारे पर वो जितना शिफ्ट होकर पहुंचेगा उसी को हम लोग शिफ्ट या ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करते हैं और इस x को हम लोग शिफ्ट या ड्रिफ्ट कहते हैं। शिफ्ट या ड्रिफ्ट, ये जो दूरी दिखाई पड़ रही है ना, ये है। ओके, नाउ शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करने का तरीका तो समझ में आ गया कि उसे लाइन AB पर तैरना चाहिए। वो लाइन AB पर तैरेगा पर AB पर पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि रिवर का बहाव उसको अपने साथ लेके जाएगा। U और V का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा और जिस तरफ रिजल्टेंट होगा स्विमर उसी तरफ आगे जाकर पहुंचेगा। तो वो सामने वाले पॉइंट B नहीं बल्कि B' पर पहुंचेगा। और सबसे पहला काम है टाइम कैलकुलेट करना। तो मिनिमम टाइम के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि थीटा शुड बी 0, यानी कि W/u होगा। ओके, U cos थीटा में थीटा 0 हो गया, cos थीटा 1 हो गया, तो मिनिमम टाइम हो गया W/u। दूसरी बात पूछी जाती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी पाइथागोरस थ्योरम को साफ बता रही है कि √u² + v² होगा। क्लियर हो गया। v रिजल्टेंट इज इक्वल टू √u² + v², ठीक है ना। ये दो बातें हैं। और तीसरी बात कि वो दूसरे किनारे पर कितना शिफ्ट होगा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको v की हेल्प लेनी पड़ेगी या u की हेल्प लेनी पड़ेगी या रिजल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि x रिवर करंट के अलॉन्ग है, इसलिए हमको रिवर वेलोसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर v और टाइम W/u से हम लोग अदर बैंक शिफ्टिंग या ड्रिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से मेन 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, उसे किस डायरेक्शन में, 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन थ्योरी का बनता है कि उसे किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम में नदी क्रॉस करने के लिए। तो उसे ठीक लाइन AB पर तैरना स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि जो रिवर की विड्थ है ना, उसी लाइन पर तैरना स्टार्ट करना चाहिए। वो AB लाइन पर तैरेगा पर A से B पहुंचेगा नहीं, क्योंकि अभी रिवर की वेलोसिटी उसको हल्का सा बहा के ले जाएगी। तो U और V का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा और जिस तरफ रिजल्टेंट आएगा बोट उसी तरफ जाकर आगे पहुँचेगी, और वो इसलिए B नहीं बल्कि B' पर पहुँचेगी। और B से B' की इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट या शिफ्ट। ओके, दूसरी क्वेश्चन की मिनिमम टाइम की वैल्यू क्या होगी। मिनिमम टाइम इज इक्वल टू W/u बिकॉज cos थीटा बिकम 1। ओके,
अगला क्वेश्चन रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और अगला क्वेश्चन ड्रिफ्ट कितना होगा या शिफ्ट कितना होगा या दूसरे किनारे पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो x के निकालने के लिए हमको ना u ना v रिजल्टेंट बल्कि v की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज x इज़ अलॉन्ग द v। सो x इज इक्वल टू v इंटू टी एंड t इज इक्वल टू w बाई u। ये तरीका है शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करने का। तो आज हमने रिवर क्रॉस करने के शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम के बहुत ही बेसिक फंडामेंटल देखे हैं, लेकिन कल हम लोग इन फंडामेंटल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम लोग एक और तरीका सीखेंगे जिसमें जिस क्वेश्चन में कहा जाता है कि हमें ना रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है ना शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, बल्कि एक सिचुएशन दी गई है और हमें रिवर को क्रॉस करना है और ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो कल का सेशन का जो मेन पार्ट होगा वो वेक्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। आज हम लोग मेजरमेंट यूनिट डायमेंशन में पार्ट टू मतलब एरर एनालिसिस का पार्ट भी आज ही अपलोड करेंगे। थोड़ा सा गर्मी और कुछ और दूसरी वजहों से हम लोग 2 दिन डिले हो गए हैं और उसको अगले 2 दिन में रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ऑप्टिक्स में हमने 2 लेक्चर बढ़ा दिए, तो जब हमने ऑप्टिक्स को पहले सोचा था 8 दिन में 9 दिन में और उसको हमने 12 दिन में किया, इसलिए कि कुछ और चीज़ें भी कवर हो जाएं। टेलीस्कोप में हमने एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन तीनों टेलीस्कोप को हमने उठाया। लिमिट और रेजोल्यूशन में हमने ह्यूमन आई, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप तीनों को उठाया और हर आर्टिकल में 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी करा के चले। इसलिए ऑप्टिक्स में 2 दिन का समय ज़्यादा जो लगा, उसी वजह से यहाँ पर आकर हल्का सा डिले हो गया। खैर, अगले 2 दिन में उस डिले को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुख्य बात ये डिले नहीं है, मुख्य बात ये है कि जितना कराते जा रहे हैं उतना करते जाओ। अभी आज मेजरमेंट यूनिट डायमेंशन का पार्ट 2 भी पड़ेगा और वेक्टर का पार्ट 1 ये भी आज अपलोड किया जाएगा। और एक ऑप्टिक्स की डीपीपी हमने बनाई थी जो हम उस समय ऑप्टिक्स के टाइम पे डालना चाहते थे, तो वो ऑप्टिक्स की डीपीपी भी हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है।